So hello students, welcome to this video and today we are going to start our new chapter and the name of the chapter is the Second World War from 1939 to 1945. Okay, Second World War from 1939 to 1945. तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर और चैप्टर का नाम है दी सेकेंड वर्ल्ड वार फ्रॉम 1939 टू 1945, यानी कि हम पढ़ेंगे WW2 यानी कि वर्ल्ड वार 2। तो बच्चों जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में हमने देखा यानी कि वर्ल्ड वार 1 वाले हमने चैप्टर में देखा कि किस तरह से दुनिया के जो कंट्रीज थे वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गए, दी अलाइड ग्रुप और सेंट्रल पावर्स, और दोनों ग्रुप्स में किस तरह से घमासान युद्ध हुआ, वार हुआ, जो कि 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 में जाकर एंड हुआ। और इसमें ये जो दो ग्रुप्स थे ये थे आपके, जैसे कि मैंने आपको बताया, अलाइड ग्रुप और द सेंट्रल पावर्स, और इसमें सेंट्रल पावर्स की हार हुई। ठीक है, तो जैसे ही 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड हुई यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुई तो लोगों को लगा कि अब दोबारा इस तरह का जो वार है दोबारा अब नहीं होगा। लेकिन बच्चों ये जो लोगों का सोच था ये काफी गलत सोच था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार की ठीक 20 साल बाद एक और वार शुरू हुआ और इस वार का नाम था सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार थी बच्चों, एज कंपेयर टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार इट वाज मोर डिजास्टरस, यानी कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। यानी कि इस जितने नुकसान फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुआ उससे कई ज्यादा नुकसान सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ। यानी कि जान का कहो या फिर माल का कहो, यानी कि जान माल का जो नुकसान है सबसे ज्यादा सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ एज कंपेयर टू फर्स्ट वर्ल्ड वार। और यहाँ पर जो एक लीग बनाई गई थी द लीग ऑफ नेशंस, ये लीग ऑफ नेशंस पूरी तरह से फेल रही पीस मेंटेन करने में। बच्चों दो मेन मोटो थी द लीग ऑफ नेशंस की कि दुनिया में पीस मेंटेन करना है, पीस बनाए रखना है, और लीग ऑफ नेशन पूरी तरह से फेल रहा दुनिया में पीस मेंटेन करने में। ठीक है, जब जर्मनी में नाजिज्म स्टार्ट हुआ यानी कि हिटलर पावर में आया, हिटलर ने पूरी तरह से जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी उसको मानने से इनकार कर दिया। उसने ट्रीटी ऑफ वर्साइल को पूरी तरह से रिफ्यूज कर दिया कि हम इसके टर्म्स और कंडीशन को नहीं मानेंगे, और उसने वो सारा काम करने लगा जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में उसे मना किया गया था। ठीक है, वो क्या करने लगा, वो अपने एरिया को एक्सपांड करने लगा, यानी कि दूसरे छोटे मोटे कंट्रीज को अटैक करता फिर उसे अपने में इंक्लूड कर देता। उसके अलावा उसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में कहा गया था कि आप 1 लाख से ज्यादा आप मिलिट्री नहीं रख सकते, यानी कि आप सोल्जर्स नहीं रख सकते। इसने क्या किया, अपना सोल्जर्स को बढ़ाने लगा। ठीक है, उसके अलावा इसे यह भी कहा गया था कि आप एयरफोर्स नहीं रख सकते, आप सबमराइन्स नहीं रख सकते। तो इसने जस्ट उसका विपरीत किया, जस्ट इसका ऑपोजिट किया, जस्ट इसका उल्टा किया, और ये सारी चीज वो करने लगा जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में उसे मना किया गया था। ठीक है, फिर क्या था बच्चों, फिर जल्द ही यूरोप फिर से दोबारा दो राइवल ग्रुप्स में डिवाइड हो गया और इसके चलते वर्ल्ड वार 1939 में स्टार्ट हुआ। तो यहां पर आप देख सकते हो बच्चों, वर्ल्ड वार 2 started from 1939 to 1945, started in 1939 and come to an end of 1945. वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू 2 राइवल ग्रुप्स। फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरह बच्चों यूरोप के जो कंट्रीज थे वो पूरी तरह से दो भाग में डिवाइड हो गए, दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। और ये जो दो ग्रुप्स थे, एक थे द अलाइज ग्रुप जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रशिया एक्सेट्रा थे, और दूसरा था द एक्सिस पावर। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में था ये द सेंट्रल पावर्स, अब यहां पर है सेकेंड वर्ल्ड वार में द एक्सिस पावर्स, जिनमें आते हैं बहुत बड़ा बड़ा नाम, जर्मनी, इटाली और जापान, जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, तो इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार में भी दो दुनिया के जो कंट्रीज थे वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, एक था द अलाइड ग्रुप या फिर द अलाइज और दूसरा द एक्सिस पावर्स। अब बच्चों सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वार का कॉज क्या था, क्या कारण था। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार वाली पार्ट में भी मैंने आपको बताया कि वार जो है वो एक रीजन से नहीं होते, उसके बहुत सारे रीजन होते। तो क्या क्या रीजन से जिसके कारण से सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट हुआ, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ। चलिए हम देखते हैं कॉजेस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो इसमें से सबसे पहला आपका कॉजेस आता है डिससैटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। सो बच्चों फर्स्ट कॉज क्या थी, फर्स्ट कॉज थी द डिससैटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, यानी कि जो जर्मनी के लोग थे, जो जर्मन लोग थे वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से खुश नहीं थे। अब अगर आपको ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मैंने पिछले वीडियो में, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार वाली जो चैप्टर है उस वीडियो में मैंने मेंशन किया है, मैंने बताया है ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बारे में, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल एक ट्रीटी थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद जो विक्टोरियस ग्रुप थी, यानी कि जो अलाइज ग्रुप के जो कंट्रीज थे, उसने ट्रीटी
एक साइन कराया किससे, जर्मनी से, और इसमें जर्मनी को बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए थे जो कि बहुत ही हर्ष और क्या थे, बहुत ही टफ थे, ठीक है। और इस ट्रीटी के कारण बच्चों जर्मनी ने बहुत सारे अपने जो टेरिटोरीज थे यानी कि अपने जो एरियाज थे वो खोया। विक्टोरियस ग्रुप के कंट्रीज ने क्या कर लिया, उसे डिवाइड कर लिया एक दूसरे में। उसके अलावा ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जो राइन लाइन वाली जो एरिया थी जहां पर जर्मनी का कब्जा हुआ करता था, जहां पर जर्मनी अपना मिलिट्री रखा करता था, उस एरिया को भी खाली करने के लिए लगाया गया, यानी कि राइन लाइन वाली जो एरिया थी उससे उसे डीमिलिटराइज करने को कहा। उसके अलावा उस समय जर्मनी के जो मिलिट्री थे यानी कि सोल्जर्स थे, लगभग 10 लाख सोल्जर्स उनके पास थे, और उसे भी कम कराया गया कि कहा कि आप 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स नहीं रख सकते। उसके अलावा आप एयरफोर्स नहीं रख सकते, आप सबमराइन्स नहीं रख सकते। उसके अलावा जो वार गिल्ट है यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार किस कारण से हुआ, किस कारण से, सारा का सारा गलती गिल्ट जर्मनी पर थोप दिया। और उसके अलावा जर्मनी को कहा गया कि आपको जो है इतने सम यानी कि 33 बिलियन समथिंग ना अमाउंट, कुछ यही अमाउंट था, उन्हें पे करने थे एज ए कंपनसेशन ऑफ द वार। अब बच्चों यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसका गलती है किसका गलती नहीं है, बट यहां पर वार जो हुआ केवल जर्मनी ने, यानी कि हम कह सकते हैं कि जर्मनी ने पहले स्टार्ट नहीं किया, फिर भी यहां पर जर्मनी को इस तरह से बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए गए। अब ये जो टर्म्स एंड कंडीशन जर्मनी पर लगाए गए, इससे जर्मन लोग खुश नहीं थे, क्योंकि जर्मन ये मानते थे हाँ हमने भी वार में पार्टिसिपेट किया, लेकिन हम अकेले नहीं थे जो वार में लड़े थे, ठीक है। तो सारा का सारा दोष जो है, सारा का सारा दोष हम पर थोप दिया और हम पर इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिए। इस तरह से जर्मन लोग खुश नहीं थे, जर्मनी के लोग खुश नहीं थे, और यही था पहला रीजन फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों दूसरा कॉज, यानी कि दूसरा क्या कारण है। दूसरा है राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी, यानी कि जर्मनी में जब नाजिज्म का उदय हुआ, यानी कि स्टार्ट हुआ नाजिज्म का, ठीक है। तो जर्मनी में बच्चों स्पेशली जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था वो नहीं चला, क्योंकि वहां पर कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर पार्टी नहीं था जिसको मेजोरिटी में वोट मिला हो, यानी कि उसे जिसे बहुमत मिला हो। वहां पर कोलिशन गवर्नमेंट बना, तो कोलिशन गवर्नमेंट बनने का कारण से क्या हुआ, वो गवर्नमेंट उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाया, ठीक है। यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो जर्मनी में डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट उतनी अच्छी तरह से काम नहीं किया, जिससे क्या हो गया, हिटलर को मौका मिला और हिटलर ने अपना एक नया पार्टी बनाकर, जिसे नाजी पार्टी कहा जाता है, उसने क्या किया, वहां पर नाजिज्म स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब हिटलर क्या था, एक डिक्टेटर था। अब डिक्टेटर का मतलब क्या होता है बच्चों, तानाशाह ना, इसे हम कहते हैं तानाशाह, यानी कि एक ऐसा इंसान जो अकेले खुद ही पूरी देश को चलाएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, यानी कि इंपॉर्टेंट है सभी के सभी डिसीजन वही लेगा, यानी कि उसके अंडर में पूरे देश काम करेगा, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में मैंने सबको समझाया। तो ये है आपका डिक्टेटरशिप। तो जर्मनी में क्या हुआ, नाजिज्म स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब हिटलर का हाथ में पूरा पावर्स आ गया, और ये कब हुआ था बच्चों, ये हुआ था 1934 में, यानी कि 1934 में हिटलर ने पूरा पावर अपने अंडर में ले लिया। और जैसे ही हिटलर का अंदर में पूरा पावर आया, यानी कि जर्मनी उसके अंडर में आया, तो हिटलर ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने ट्रीटी ऑफ वर्साइल को मानने से इनकार कर दिया, और उसने वही सारा काम किया जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में उसे मना किया था, ठीक है। उसने क्या करना शुरू किया, राइन लाइन एरिया पर उसने मिलिट्री भेजना शुरू किया, अपना मिलिट्री को बढ़ाया, जितने नंबर्स में बताया गया था आपको मिलिट्री रखना है, उससे ज्यादा नंबर ऑफ मिलिट्री बनाने लगा। धीरे धीरे करके उसने एयरक्राफ्ट बनाने लगा। उसके अलावा बच्चों उसने सबमराइन्स बनाए और नेवी बनाए, और भी बहुत सारी चीजें उसने किया। उसके अलावा बच्चों उसने ऑस्ट्रिया का, सुडेनलैंड का, उसके अलावा चेकोस्लोवाकिया का एरिया भी उसने अपने अंडर में ले लिया, धीरे धीरे करके। अब बच्चों सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर हिटलर ये कर क्या रहा था और ये करना क्या चाहता था। एक्चुअली हिटलर अपना जो खोया हुआ जो प्रेस्टीज था, यानी कि मान सम्मान, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी ने खोया, उसे वापस लाना चाहता था। और जितने भी टेरिटोरीज जर्मनी के हाथों से गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार के बाद, उसे वो वापस करना चाहता था, ठीक है। यानी कि स्पेशली जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में उसके इतने हार्श टर्म्स कंडीशंस दिए गए थे, उसका वो बदला लेना चाहता था, और जो खोया हुआ मान सम्मान था जर्मनी का, उसे वो वापस लेके आना चाहता था। तो बच्चों जर्मनी का जो खोया हुआ मान सम्मान वापस पाने के लिए जो हिटलर था वो किसी भी हद तक जा सकता था, ठीक है। यानी कि किसी भी हद तक वो जाने को तैयार था, और इसी के चलते उसने जो वर्ल्ड वार वाली यानी कि वर्ल्ड वार 2 वाली रास्ता उसने अपनाया, यानी कि वार वाली रास्ता इसने अपनाया। अब बच्चों अगर हम थर्ड रीजन की बात करें तो ये है राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली। जिस तरह से जर्मनी में नाजिज्म स्टार्ट हुआ, उसी तरह से इटली में फैसिज्म स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसी तरह से इटली में फैसिज्म स्टार्ट हुआ, और जिसका जो लीडर था वो था मोसलिनी। कौन था,
मोसोलिनी था। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों आपको याद हो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार में इटली जो है वो अलाइज ग्रुप की तरफ थी, यानी कि अलाइड ग्रुप की तरफ थी, और उसे बहुत ज्यादा होप था कि अगर अलाइड ग्रुप जीतती है, जीतने के बाद उसे बहुत सारा टेरिटोरीज उसको मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ जितना उसे अपेक्षा था, यानी कि जितना उसको आशा था कि मुझे इतना एरिया यानी इतना टेरिटोरी मिल जाएगा जीत के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं आया, थोड़ा बहुत उसको कुछ मिला, और ज्यादा से ज्यादा एरियाज जो थे वो फ्रांस, ब्रिटेन और बाकी कंट्रीज ने शेयर कर लिया, जिसके चलते इटली बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हुआ, बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ, और ये दुखी होकर वापस आ गया। ठीक है, यानी कि उसे इटली को फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कुछ नहीं मिला। ठीक है, अब क्या था बच्चों, अब क्या था, अब जो इटली के लोग थे वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए कि यहाँ का गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो है कुछ नहीं कर रहे है, जितना हमको मिलना था उतना नहीं मिला। और इसके चलते वहां के लोगों ने किसी दूसरे रीजन के कारण से भी लोगों ने वहां पर बगावत कर दी, और वहां का जो गवर्नमेंट था उसको रिप्लेस करके यहाँ पर फैसिज्म स्टार्ट हुआ। यानी कि जो पावर था पूरे के पूरे फैसिज्म का जो लीडर था, यानी कि मोसोलिनी ने अपना हाथ में पावर ले लिया। अब क्या था बच्चों, जैसे ही मोसोलिनी का हाथ में पावर आया, उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, बहुत सारे चेंजेस लाए इटली में। स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मोसोलिनी था उसने सबसे पहला जो काम किया था, उसने जो इटली के लोग थे हर एक लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग दिया, और उसके अलावा बच्चों उसने बहुत सारा एरियाज या फिर कहो बहुत सारे टेरिटोरीज पर क्या किया, कंट्री पर उसने अटैक किया और उसे अपना अंडर में ले लिया। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एबिसिनिया और अल्बानिया दो एरिया है, यानी कि दो रीजन है जिसे इसने अपने अंडर में ले लिया। और बच्चों जिस तरह का पॉलिसी हिटलर ने जर्मनी में अपनाया, यानी कि एग्रेसिव पॉलिसी, उसी तरह से सेम पॉलिसी यहाँ पर मोसोलिनी ने भी अपनाया। और जिस तरह से हिटलर ने द लीग ऑफ नेशंस और द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को वायलेट किया, उसे बिल्कुल नहीं माना, इसी तरह से मोसोलिनी ने भी इटली में लीग ऑफ नेशन को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, और बच्चों अपने अच्छे से वो काम करने लगा। अब क्या था बच्चों, धीरे धीरे इटली भी स्ट्रांग होते जा रहा था, उसका सोल्जर्स का नंबर बढ़ने लगा, वो स्ट्रांग होने लगा। अब जिसके चलते यहाँ पर थोड़ा सा डर का एटमोस्फियर बनने लगा, क्योंकि जो फ्रांस थे, जो ब्रिटेन थे, इन्होंने मिलिट्री में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इन्होंने अपना डेवलपमेंट यानी कि बाकी डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन ये जो इटली और जो जर्मनी थे, ये ज्यादा से ज्यादा यानी कि आर्म्स एम्यूनिशंस और अपने जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने में लगा हुआ, और जिसके चलते यहाँ पर एक डर का माहौल बनने लगा था। तो एक और कॉज बच्चों जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया, वो था जापानीज पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन एंड इन्वेशन ऑफ चाइना। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान और चाइना एक ही ग्रुप की तरफ से लड़ा था, यानी कि अलाइड ग्रुप की तरफ से लड़ा था। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो यहाँ पर जापान को ज्यादा कंसेशन मिला एज कंपेयर टू चाइना, और यहाँ पर जापान का जो इच्छा जगह वो जगह कि अपना एरिया को एक्सपांड करने के लिए उसे एरिया बढ़ाना था। तो जिसके चलते यहाँ पर जापान क्या करने लगा, जापान अपना जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाने लगा। 1930 में आके उसने अपना नेवी बना लिया, और 1931 आते आते ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री बन गया। उसके बाद क्या था बच्चों, उसके बाद इसने चाइना को अटैक किया, और चाइना को अटैक करने के बाद चाइना का इंपॉर्टेंट जो एरिया था यानी कि कुछ रीजन थे उसे उसने कैप्चर कर लिया। स्पेशली अगर हम बात करें तो मंचूरिया रीजन को उसने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। फिर बच्चों 1937 में वहां पर वार हुआ चाइना और जापान का बीच में, जिसे हम सीनो जापान वार के नाम से जानते हैं। और बच्चों इस वार में चाइना को बुरी तरह से जापानीज ने हराया, और जापान ने चाइना का बहुत सारा इंपॉर्टेंट सिटीज को अपने अंडर में कर लिया, यानी कि उसे कैप्चर कर। फिर भी बच्चों जो जापान का टेरिटरी बढ़ाने का भूख था वो अब भी खत्म नहीं हुआ। अब उसने क्या किया, अब उसने रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस साइन कर लिया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये उतर गया। अब ये जो एक्सिस था बच्चों, रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस, इस एक्सिस से जर्मनी, इटली और जापान क्या बन गए, फ्रेंड बन गए। ठीक है, अब इसके चलते जापान भी वर्ल्ड वॉर में क्या हो गया, एंटर हो गया। उसके अलावा बच्चों जापान, जर्मनी और इटली ने एक सेक्रेट ट्रीटी साइन किया, जिसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जापान जो है अपना टेरिटरी एशिया में बढ़ाएगा, और जो इटली और जर्मनी अपना जो टेरिटरी है वो यूरोप और अफ्रीका में बढ़ाएगा। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों कि जो जापान का जो भूख है, यानी कि जो टेरिटरी बढ़ाने का जो भूख है अब भी खत्म नहीं हुआ, और वो अब आगे
क्या देखने लगा, वो चाह रहा था, यानी कि उसका इच्छा था कि वो जो पैसिफिक ओशन वाली जो रीजन है उसको वो कैप्चर करे। अब देखो बच्चों, उस रीजन में यानी कि जो पैसिफिक वाली जो रीजन है वहां पर एक आइलैंड है जिसमें एक पर्ल हार्बर नाम का एक जगह है, और ये जो जगह है वो है आपका यूएसए का। ठीक है, अब क्या किया बच्चों, जापानीज ने क्या किया, जापानीज ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। वो भी कैसा अटैक, एयरक्राफ्ट अटैक, एयरक्राफ्ट भेजा जापान ने और वहां पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अब देखो बच्चों, अब तक जो है यूएसए वर्ल्ड वार पर नहीं उतरी थी, वो एकदम न्यूट्रल था कि इस बार सेकेंड वर्ल्ड वार में मैं ज्वाइन नहीं करने वाला, आराम से वो बैठा था। अब जापान ने क्या किया, वहां पर छेड़ दिया, यानी कि मधुमक्खी के छत्ता में जैसे हम लाठी मारते थे या फिर कोई पत्थर मारते थे, यही काम किसने किया, जापान ने किया। जैसे ही जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया, उसका ठीक दूसरा दिन ऐलान कर दिया यूएसए ने कि अब हम सेकेंड वर्ल्ड वार में एंटर कर रहे हैं और हम अलाइड ग्रुप की तरफ से, यानी कि जो पहला ग्रुप था यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के में जो ग्रुप था उसी ग्रुप से हम क्या करेंगे, लड़ेंगे। लेकिन बच्चों यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, हालांकि जो यूएसए था अब तक, यानी कि जब तक पर्ल हार्बर में अटैक नहीं हुआ था तब तक यूएसए वर्ल्ड वार में नहीं उतरा था, फिर भी ये क्या कर रहा था, यूएसए अपना आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई कर रहा था, बेच रहा था अलाइड ग्रुप को। ठीक है, जिससे वो काफी अच्छा इनकम कर रहा था। लेकिन जैसे ही पर्ल हार्बर पर जापानीज ने अटैक किया, उसके बाद क्या था, यूएसए आया। ठीक है, आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन आज हम पहले देख लेते हैं कि क्या क्या रीजंस थे जिससे वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर फिफ्थ रीजन की अगर हम बात करें, अमेरिकन एलोफनेस फ्रॉम द यूरोपियन पॉलिटिक्स। ठीक, तो बच्चों जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद यूएसए अपने आप को पूरी तरह से यूरोपियन पॉलिटिक्स से अलग रखा, यानी कि यूरोप के पॉलिटिक्स से अलग रखा, और द लीग ऑफ नेशंस में भी यूएसए ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जब लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, ठीक है, इसमें जो मेन रोल प्ले करने वाले थे अब कौन थे, फ्रांस और ब्रिटेन थे। और फ्रांस ये चाहता था कि किसी भी तरह से जर्मनी को पूरी तरह से इतना दबा दिया जाए, उसको इतना नीचे कर दिया जाए कि कभी दोबारा वो ऊपर ना उठे। और यहाँ पर फ्रांस को मौका मिला और फ्रांस ने बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट किया किसको, जर्मनी को। अब क्या था बच्चों, इतना ह्यूमिलेशन जर्मनी वालों को दिल में चुभा। अब ये जो ह्यूमिलेशन है, यानी कि ये जो बेइज्जती है, ये जर्मन लोग कभी नहीं भूले और इनके मन में ये रहा कि अब हम इसका जरूर बदला लेंगे। और इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, वही मिलिट्री बढ़ाने लगा और धीरे धीरे बहुत सारा चीजें जर्मनी या फिर इटली ने किया। ठीक है, अब ये क्योंकि ये लोग को मौका था कि अब अमेरिका जो है दोबारा यहाँ पर आ नहीं रहा है, यानी दोबारा कोई भी ट्रीटीज वगैरह वो साइन नहीं कर रहा है, यानी कि किसी भी तरह का वो यूरोपियन पॉलिटिक्स में वो ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए बाकी कंट्रीज को, यानी कि जर्मनी, इटली को और जापान को यहाँ पर मौका मिला अपना एरियाज को एक्सपांड करने के लिए, स्पेशली यहाँ पर जर्मनी और इटली को। ठीक है, तो एक रीजन है द अलोफनेस ऑफ यूएसए फ्रॉम द यूरोपियन पॉलिटिक्स। तो नेक्स्ट कॉज क्या है बच्चों, नेक्स्ट कॉज है आपका पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, खुश कराने की जो पॉलिसी अपनाई थी स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज, स्पेशली ब्रिटेन और फ्रांस ने। ठीक है, यानी कि बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिटलर का यानी कि नाजिज्म स्टार्ट हुआ जर्मनी में और हिटलर का अंडर में सारा का सारा पावर आ गया। तो हिटलर ने क्या किया, सबसे पहले अपना जो आर्मी का जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाने लगा। आर्मी का जो नंबर उसे 1 लाख ही रखने का अलाउ था, लेकिन उसने अपना आर्मी का नंबर्स को बढ़ाने लगा। तो यहाँ पर जो ब्रिटेन और फ्रांस थे, स्पेशली ये दो मेन कंट्री की मैं बात करूं, ये जर्मनी को देख रहे थे, लेकिन उनको लगा जर्मनी और फ्रांस को, फ्रांस और ब्रिटेन को ये लगा कि चलो ये जो हमने ट्रीटी बनाया, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स या फिर लीग ऑफ नेशन में, इसका साथ बहुत ज्यादा जाती हुआ है, इसको बहुत नुकसान हुआ है, इसको हमने ज्यादा ही दबाया है, चलो ये खुश रहने दो। तो कुछ नहीं कहा, उसने मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाया, इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। फिर क्या हुआ, जर्मनी यानी कि हिटलर ने धीरे धीरे अपना जो सोल्जर्स है, वो राइन लाइन जो एरिया थी जहां से मिलिट्री को खाली कराया गया था, सोल्जर्स को खाली कराया गया था जर्मनी का, उस पर भी अपना मिलिट्री भेज दिया। तब भी क्या था, ब्रिटेन और जो फ्रांस वो बस देख रहे थे और उनका मन में यह था कि चलो बेचारा कुछ नहीं, ले लेने दो ये रीजन, कोई बात नहीं, इसको उतना रख लेने दो। ठीक है, तो बच्चों ये जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट जो अपनाया यूरोपियन कंट्रीज ने, स्पेशली ब्रिटेन और फ्रांस ने, तो इस पॉलिसी के चलते भी दूसरा वर्ल्ड वार का क्या हुआ, जन्म हुआ। क्योंकि ये फ्रांस और ब्रिटेन जो है जर्मनी को खुश कराता गया और जर्मनी अपना मनमानी करता गया और करता ही गया। तो बच्चों अगर हम 7वां रीजन की अगर हम बात करें तो ये है फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, यानी कि लीग ऑफ नेशन पूरी तरह से फेल रहा पीस मेंटेन कराने में। जो लीग ऑफ नेशन का जो मेन मोटो था कि पीस मेंटेन हो, दुनिया में दोबारा किसी भी दो कंट्रीज के बीच में वार ना हो, जो भी मसला हो वो क्या बातचीत से सुलझ जाए,
ये जो मोटो था ये पूरी तरह से फेल रहा, ठीक है, यानी कि एक रीजन ये भी बना कि फेलर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। अब जो 8वां रीजन है वो बच्चों रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस, यानी कि जर्मनी, इटली और जापान ने एक एक्सिस बना लिया, एक ग्रुप बना लिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया इन लोगों ने क्या किया, जापान ने ये डिसाइड किया कि जो एशिया वाली एरिया है वहां पर अपना टेरिटरी वो बढ़ाएगा, और यूरोप और अफ्रीका वाली जो रीजन है वहां पर इटली और जर्मनी अपना टेरिटरी बढ़ाएगा, किसी भी तरह से वो इन्वेट करके, अटैक करके हो, या फिर किसी भी तरह से वो अपना क्या करेंगे, वो टेरिटरी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये जो रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस है ये भी एक रीजन है वर्ल्ड वार का। अब हम देखते हैं बच्चों 9th एंड अल्टीमेट कॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, एंड दैट इज हिटलर इन्वेशन ऑफ द पोलैंड, यानी कि हिटलर ने पोलैंड पर जब अटैक किया उसके साथ ही साथ उसके तुरंत वर्ल्ड वार 2 क्या हो गया, बिगिन हो गया। 1938 में बच्चों हिटलर ने क्या किया, यानी कि जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने डैंजिंग सिटी जो कि पोलैंड का एक सिटी है उससे क्या किया, उसका डिमांड किया, उसको मांगा कि ये जो सिटी है ये मुझे चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग कैसा लोग रहते हैं, ज्यादातर यहाँ पर जर्मन लोग रहते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों अब तक ब्रिटेन और फ्रांस को ये समझ आ चुका था कि अब जो है ये जर्मनी का जो, यानी कि हिटलर का जो इच्छा है अपना टेरिटरी बढ़ाने का, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। और अगर इसी तरह से ये अपना पावर को बढ़ाते रहा, अपना टेरिटरी को बढ़ाते रहा, तो एक दिन ये बहुत ही बड़ा एक समस्या पैदा कर सकता है दुनिया को। अब उनको समझ आने लगा, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या कह दिया, उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया, नहीं आप ये काम नहीं कर सकते। और अब फ्रांस और ब्रिटेन ये सोचने लगा कि अगर ये, यानी कि अगर जर्मनी पोलैंड पर अटैक करता है तो हम भी क्या करेंगे, हम पोलैंड के हेल्प के लिए आगे चले जाएंगे, यानी कि हम भी जर्मनी पर अटैक करेंगे। अब वहीं पर जर्मनी को एक डर था, रशिया, ठीक है। तो जर्मनी और रशिया ने एक सीक्रेट ट्रीटी उन लोगों ने साइन कर लिया, और उन्होंने क्या कहा कि हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, पोलैंड पर अटैक करेंगे, और पोलैंड के कुछ एरिया जो वो रशिया ले जाएगा और कुछ एरिया जो है जर्मनी ले जाएंगे। स्पेशली अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया को कुछ कुछ बाल्कन स्टेट्स है, जैसे कि लेथविया हो गया, इथोनिया हो गया, ये सारे स्टेट्स उसे चाहिए थे। तो जर्मन और रशिया ने क्या कर लिया, इन लोगों ने एक पैक्ट यानी कि एक ट्रीटी साइन कर लिया, जिस ट्रीटी का नाम था म्यूचुअल नॉन एग्रेशन पैक्ट। और इस पैक्ट के थ्रू से दोनों ने ये डिसाइड कर लिया कि हम दोनों एक दूसरे पर क्या नहीं करेंगे, वार नहीं करेंगे। अब क्या था, जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया, लेकिन रशिया जो है वो क्या रहा, चुपचाप रहा। अब जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया, अब इधर ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या कर दिया, जर्मनी पर अटैक कर दिया। और इसी तरह से बच्चों वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुआ। वर्ल्ड वार 2 का शुरुआत कब हुआ, 1939 को। एग्जैक्टली डेट और मंथ हम आगे इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वो रहेगा पार्ट 2, और वहां पर हम क्या करेंगे, चैप्टर को हम फिनिश करने का कोशिश करेंगे। अगर ज्यादा लंबा हो जाता है तो थर्ड पार्ट के लिए भी हम जाएंगे, ठीक है। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।